तो चलिए आर्थिक विकास को समझ रहे हैं हम, और ये अध्याय का आज दूसरा भाग है। देखते हैं आज अभी तक हमने इसमें सीख लिया है विकास के मायने। विकास के मायने सभी व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं, ये हमने देख लिया। फिर राष्ट्रीय विकास को कैसे आकलन करते हैं और कैसे देखते हैं, और विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, और आय के अलावा और अन्य मापदंड क्या है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और इन दो बिंदुओं के माध्यम से हम देखेंगे सार्वजनिक सुविधाएं। आर्थिक विकास के अनुसार आर्थिक सुविधाएं और मानव विकास रिपोर्ट UNDP द्वारा तैयार की जाती है, इसके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आय और अन्य मापदंड। देखिए इससे ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, जहां हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। आय और अन्य मापदंड। पिछली बार हमने ये देखा था कि हरियाणा, केरल और बिहार, तीन राज्यों को लेकर हमने ये देखा था कि प्रति व्यक्ति आय के अनुसार अगर हम आकलन करें किसी देश के या प्रदेश के विकसित, अल्प विकसित या पूर्ण विकसित या अविकसित का आकलन करें तो देखते हैं कैसे होगा। देखिए इस आंकड़े में, पहले वाले में हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है, ये 2015-16 का आंकड़ा है, 1,62,034 है। केरल का 1,40,190 है। बिहार का 31,454 है। इनके अनुसार अगर इन क्रम देखें तो हरियाणा सबसे पहले नंबर पर है, केरल बाद में, और उसके बाद बिहार आता है। यानी 1 नंबर पर हरियाणा है, 2 नंबर पर केरल है और तीसरे नंबर पर बिहार है। ये प्रति व्यक्ति आय देखा थे केवल। लेकिन अब प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर का मतलब है यहाँ हम स्वास्थ्य को देख रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को देख रहे हैं, और यहाँ एक साक्षरता और उपस्थिति, ये दो आंकड़े हैं जिसमें हम साक्षरता की स्थिति को देख रहे हैं। साक्षरता की दर ये 2011 का आंकड़ा है, और शिशु मृत्यु दर ये प्रति 1000 है, और ये साक्षरता प्रतिशत में है। उपस्थिति, जो नेट उपस्थिति है स्कूल में 14-15 साल के बच्चों की, वो देखी गई है, ये प्रतिशत में है, प्रति 100 पर है। तो देखिए अभी इनको इनके माध्यम से इन मापदंडों के अनुसार क्या स्थिति बनती है। हरियाणा, देखिए शिशु मृत्यु दर में क्या स्थिति है। हरियाणा में 33 बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं 1000 में से। केरल में 10 और बिहार में 38, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा मरते हैं, और उसके बाद हरियाणा में, और सबसे कम बच्चे मरते हैं केरल में। तो ये स्थिति 1 बनती है, ये 2 बनती है, और ये 3 बनती है। इसी तरह से साक्षरता दर की बात करते हैं तो केरल में सबसे ज़्यादा है, केरल 1 नंबर पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर है, और बिहार तीसरे नंबर पर है। इसी तरह से यहाँ देखें, ये जो उपस्थिति का अनुपात है वो 83 रहता है। 14-15 साल के बच्चे विद्यालय में उपस्थित रहते हैं 83, 100 में से। तो ये सबसे ज़्यादा संख्या है, 1 नंबर पर रहेगा ये। 61 के साथ हरियाणा 200 नंबर पर, और 43 बिहार तीसरे नंबर पर। तो इन दूसरे यानी अन्य मापदंडों के अनुसार उन्हीं राज्यों को हम देखते हैं, तो इसमें जो स्थिति बनती है सबसे ऊपर केरल आता है, उसके बाद हरियाणा, फिर बिहार। और देखिए केवल प्रति व्यक्ति आय की बात करी तो हरियाणा पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा तो हरियाणा के पास है, लेकिन वो सुविधाएं नहीं हैं जो जीवन के लिए चाहिए। जो अन्य मापदंड, जो जीवन के लिए अन्य सुविधाएं हैं, वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सार्वजनिक सुविधाएं, इसका मतलब ये है कि यह आवश्यक नहीं कि जो आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है, जेब में पैसा रखा हुआ है, वे वस्तुएं या सेवाएं खरीद सके जिनकी आपके बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता है। जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, इसको आप कितना भी पैसे खरीद रख के घूमते रहें, आप अकेले उसको नहीं कर सकते। ये सार्वजनिक रूप से सुविधाएं
मुहैया कराई जा सकती हैं। अकेले व्यक्ति इसको नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ या दवाइयाँ ये पूरा समाज ही तय करेगा, आप अकेले नहीं तय कर सकते। इसी तरह से ये संक्रमण से बचाव, हम अभी आप देख रहे हैं कोरोना के जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा उन देशों में हैं जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, यानी पैसे से उन्होंने संक्रमण से बचाव नहीं कर पाया, या आसपास का अच्छा वातावरण ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अब देखिए, और यही कारण है कि केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ पैसे की बात नहीं है, सार्वजनिक सुविधाएं सभी लोगों के लिए मौलिक रूप से वो मुहैया कराई गई हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जो पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जिसको पीडीएस बोलते हैं, पीडीएस सिस्टम ठीक प्रकार से काम कर रहा है। तो ऐसे राज्यों में स्वास्थ्य और पोषण का स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। तो ये सार्वजनिक, ये इनके उदाहरण से हमने ये समझा कि पैसा होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, लेकिन हम उनको अकेले नहीं खरीद सकते। वो सामूहिक रूप से उन सुविधाओं को मुहैया कराया जा सकता है। तो यानी ये मापदंड अधिक प्रभावशाली हुए, यानी जहाँ पर जीवन के लिए पैसा इतना ज़रूरी नहीं है जितना जीवन जीने के लिए अन्य सुविधाएं ज़रूरी हैं। और इसीलिए अभी हमने इससे पहले बात की थी, जब देश के विकास के बारे में हम आकलन करते हैं तो प्रति व्यक्ति के अनुसार हम आकलन करते हैं। और इसी प्रकार विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट है वो भी प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बनाई जाती है। लेकिन जब ये देखा गया कि ये कोई अधिक इसका मतलब ये प्रभावशाली नहीं है, अधिक स्पष्ट नहीं है, तो फिर ये यूएनडीपी द्वारा, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है उसके अनुसार, यानी विकास का कार्यक्रम, हम विकास पढ़ रहे हैं, तो जो यूनाइटेड नेशंस का विकास कार्यक्रम है वो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है, HDR जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये HDI ये आगे देखते हैं हम, HDI तैयार करता है। कैसे ये रिपोर्ट बनाता है इसके बारे में समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में अक्सर ये पूछी जाती है। विकास के संबंध में UNDP की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। UNDP प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट बनाता है। देखिए हम समझ लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP प्रतिवर्ष देशों के विकास की तुलना करने के उद्देश्य से मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है प्रतिवर्ष, वर्ष के अंत में, और उससे पहले वाली रिपोर्ट होती है वो, तो उसके आकलन होते रहते हैं, हर देश से आंकड़े जुटाए जाते हैं और उसके बाद फिर एक इंडेक्स, एक सूची तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक, अभी बात की थी, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का क्या हुआ, HDI की फुल फॉर्म हुई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI के आधार पर तैयार करता है। और HDI कैसे बनाया जाता है? मानव विकास सूचकांक यानी HDI एक सूचकांक है जिसका उपयोग देशों को मानव विकास के आधार पर आंकने के लिए किया जाता है। मानव विकास को, ये HDI है। ये बनाया कैसे जाता है? मानव विकास सूचकांक जो है ये तीन मुख्य आधार हैं इसके। जीवन प्रत्याशा, यानी जीवन प्रत्याशा क्या है? जन्म के समय बच्चा कितनी वर्ष जिएगा ये अंदाज़ा लगाया जाता है।
और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़ों से निकाला जाता है कि प्रति व्यक्ति की का जो जीवन है वो कितने वर्ष का है। तो जीवन प्रत्याशा ये लिया जाता है जन्म के समय, और शैक्षिक स्तर, जैसे अभी अभी हमने बात की थी इससे पहले वाले में, उनका साक्षरता क्या है, कितने बच्चे रुकते हैं और कितने कितने डिग्री तक रुकते हैं, कितने ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ों मिला के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है उस पूरे देश का, कि इस देश में कितने बच्चों ने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण की है, उसका एक इंडेक्स बनाया जाता है पूरा आकलन करके। उसी को शिक्षा सूचकांक कहते हैं। शिक्षा सूचकांक, शैक्षिक स्तर के आधार पर शिक्षा सूचकांक, एजुकेशनल इंडेक्स EI बोलते हैं। और इसी तरह से जीवन प्रत्याशा सूचकांक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स LEI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, और एजुकेशनल इंडेक्स EI। और तीसरा आधार है इसका प्रति व्यक्ति आय। यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, उसमें केवल प्रति व्यक्ति आय देखी जाती थी, इसमें 2 अन्य मापदंड भी लिए जाते हैं। इसको, ये जो प्रति व्यक्ति आय है, इसके लिए आय सूचकांक तैयार किया जाता है, इनकम इंडेक्स II बोलते हैं। तो इन तीनों के हिसाब से, तीनों का आकलन करने के बाद एक इंडेक्स तैयार किया जाता है पूरी देश का। इन तीनों के आधार पर, सूचकांक के आधार पर तैयार किया जाता है, और उस सूचकांक के आधार पर फिर देशों की स्थिति का ज्ञान किया जाता है कि कौन से देश का सूचकांक सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद कम है, फिर कम है, फिर कम है। तो इस तरह से ये देखा जाएगा। तो इस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब देखते हैं एक रिपोर्ट का उदाहरण। देखिए, ये वर्ष 2017 की रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुई है ये, और ये आंकड़ा है वो 2017 का है। देखते हैं इसमें भारत और भारत के पड़ोसी देशों के विषय में थोड़ी सी जानकारी इसमें दी गई है। राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय, इसमें ये दिखाया गया है कि कितना कितना है, और जन्म के समय संभावित आयु, वही जीवन प्रत्याशा, ये तो इनकम इंडेक्स हो गया, इससे निकालेंगे। और इससे ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी LEI निकालेंगे इससे, और इससे निकालेंगे एजुकेशन इंडेक्स EI, और इससे II निकालेंगे। इनकम इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स और एजुकेशनल इंडेक्स, ये निकाल के फिर पूरे देश का सूचकांक पूरा निकाला। फिर पूरे देश के सूचकांक निकालने के बाद उसकी स्थिति, ये स्थिति है इसकी। देखिए लास्ट वाले कॉलम में विश्व में मानव विकास सूचकांक HDI का क्रमांक, यानी कौन सा देश किस नंबर पर आया है। देखिए इस जो आंकड़े के अनुसार श्रीलंका भारत से ऊपर है। श्रीलंका की जो सीरियल नंबर है वो 76 है, भारत 130 पर है। 189 देशों की लगभग ये इंडेक्स है। म्यांमार 148 पर है, पाकिस्तान 150 पर है, नेपाल 149 है, और बांग्लादेश 136 है। देखिए पाकिस्तान से ऊपर है बांग्लादेश, पाकिस्तान से ऊपर बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है और म्यांमार भी है। इन देशों में, हमारे पड़ोसी देशों में सबसे नीचे पाकिस्तान है और सबसे ऊपर श्रीलंका है। ये प्रश्न इस साल भी बोर्ड में आया था कि वर्ष 2017 के आंकड़ों की मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर भारत से ऊपर कौन सा पड़ोसी देश था, इसमें विकल्पों में था तो श्रीलंका उसमें था। तो आप इसके साथ से भर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि उससे अगली वाली जो रिपोर्ट है वर्ष 2018 का आंकड़ा है, 19 की रिपोर्ट है ये। इसमें जो सूचकांक में स्थिति है श्रीलंका की 71 है। अब देखिए पहले कितनी थी, 76, तो इसने अपने आप को सुधारा है।
यहाँ तुलना करते चलेंगे। और इधर देखिए भारत की चीन की स्थिति है, उसके बाद चीन की स्थिति उसमें नहीं थी। भारत की स्थिति 129, पहले वाले में 130 थी, यहाँ पहले वाले में 76 थी। उसके बाद भूटान इसमें नहीं था, नेपाल था। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति। देखिए बांग्लादेश 136 था, बांग्लादेश 136 था और यहाँ 135, यानी इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान 150 था। अब देखिए यहाँ पर हम अपने देश की तुलना करें, हम अपने देश की तुलना करें तो स्थिति इम्प्रूव हुई है, विकास हुआ है, इसमें भी विकास हुआ है। पहले 130 थी, 29 रह गई, 136 थी, 135 रह गई, यहाँ 150 थी, 152 नीचे खिसक गया, विकास नहीं हुआ। 150 थी और अब 152 हो गई, यानी ये नीचे खिसक गया। यहाँ 176 थी, ये काफ़ी विकास किया है श्रीलंका ने। तो अब हम इसके अनुसार ये देख लेते हैं कि कौन सा देश विकास कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। इन आंकड़ों के आधार पर, पिछले आंकड़ों के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं। तो इन देशों में पाकिस्तान ने विकास नहीं किया है, बाकी देश सब विकास लगभग कर रहे हैं। तो ये थी आज की आर्थिक समझ की जानकारी। अब आगे हम इस चैप्टर के माध्यम से थोड़ा सा और रह गया है, वो हम अगले भाग में देखेंगे। इसमें विकास की धारणीयता, इसमें ये देखेंगे विकास कैसा होना चाहिए, और ये प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो शेयर करिए साथियों के साथ, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।